नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंप्यूटर अतिथि शिक्षक पद की ज्वाइनिंग लेने के बाद घर आकर युवती ने लगा ली फांसी। सिप्रा मड़ावी बूढ़ी वार्ड नंबर 13 बालाघाट निवासी है। युवती ने फांसी क्यों लगाई, कोतवाली पुलिस कर रही जांच। सुहाग की सलामती के लिए सुहागिनों ने किया निर्जला व्रत, विधि विधान से की गई मां करवा की सामूहिक पूजा। सर्वधर्म नारी संगठन से जुड़ी महिलाओं ने एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। ग्राम मानेगांव में मासूम बच्ची से दुष्कर्म किए जाने की घटना पर जताया आक्रोश। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, कलेक्टर के आदेश का पेट्रोल पंप संचालक कर रहे पालन। वाहन चालक हो रहे परेशान, हेलमेट का आदान प्रदान कर भरवा रहे पेट्रोल। बालाघाट कोतवाली में मुकेश मेश्राम के विरुद्ध डबल मनी करने के लिए 14,71,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप दर्ज। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ मां सरस्वती महोत्सव का समापन। विधि विधान से की गई मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जित। अखंड सौभाग्य का महापर्व करवा चौथ गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में धार्मिक विधि विधान के साथ मनाया गया, जहां सुहागन महिलाओं ने अपने पति के दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत धारण कर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश सहित चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना की। इसके अलावा सुहागन व्रतधारी महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। वहीं जगह जगह सामूहिक रूप माता करवा की कथा का वाचन कर मां करवा की विशेष आराधना की गई। यहाँ शाम को चंद्रोदय के बाद छलनी में चांद और अपने सुहाग के चेहरे का दीदार कर पति के हाथों जल ग्रहण कर महिलाओं ने व्रत को खोला। अखंड सौभाग्य के इस व्रत को लेकर नगर की महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया, जहां महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत धारण कर पूरे दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए। वहीं शाम के वक्त 16 श्रृंगार कर नगर के राम मंदिर सहित नगर के विभिन्न वार्डों में आयोजित सामूहिक धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया, जहां उन्होंने माता करवा की कथा सामूहिक रूप से सुनकर मां करवा की सामूहिक आरती उतारी। वहीं सामूहिक रूप से पूजा पाठ में भी भाग लिया, जिसके बाद देर शाम छलनी में चांद और पति का एक साथ दीदार कर पति के हाथों जल ग्रहण कर करवा चौथ का व्रत पूरा किया। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। हमारा सुहाग हमेशा ही हमारे साथ है। इसमें क्या क्या करना पड़ता है? सुबह उठ के सर्दी करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, फिर पूरा निर्जली व्रत करते हैं। सारा दिन रखे रहते हैं। जब रात को आते हैं पति लोग, उनके साथ हम पूजा करते हैं, चंद्रमा देख के पूजा करते हैं। वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा आए दिनों लिस्ट जारी कर अधिकारी कर्मचारियों को यहां से वहां स्थानांतरित किया जा रहा है। वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी की गई स्थानांतरण सूची में 19 वन पालों को इधर उधर से किया गया है। वन विभाग द्वारा जारी की गई स्थानांतरण लिस्ट में वन पालों को अस्थायी रूप से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। जारी की गई स्थानांतरण सूची के अनुसार दक्षिण उत्पादन बालाघाट वन परिक्षेत्र क्षेत्रपाल श्रीमती विनीता फुलबेल को संजय टाइगर रिजर्व सीधी के प्रभारी सहायक संचालक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। तो वहीं पश्चिम सामान्य मंडला बरेला परिक्षेत्र अधिकारी राकेश साक्यवार को बैयर उत्पादन सामान्य प्रभारी व उप वन मंडल अधिकारी बनाया गया। इसी क्रम में पश्चिम बैतूल परिक्षेत्र अधिकारी राकेश अड़कने को दक्षिण सामान्य लांजी के प्रभारी उप वन मंडल अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है, जहां वन विभाग के द्वारा स्थानांतरण लिस्ट जारी कर इधर से उधर किए गए वनपालों को नई पदस्थापना का जल्द से जल्द पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन के निर्देश होने के बाद भी वाराणसी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट पहने वाहन चालकों को धड़ल्ले से पेट्रोल का वितरण किया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पे ना तो इस संबंध में कोई भी बैनर पोस्टर चस्पा किए गए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। ऐसे में लोगों को भी इस नियम की जानकारी नहीं है। वहीं कुछ लोग जरूर इस नियम का कड़ाई से पालन करते हुए भी दिखाई दिए।
जिन्होंने बाकायदा हेलमेट पहनकर पेट्रोल अपने वाहन में भरवाते भी दिखे। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए नगर के वार्ड नंबर 2 निवासी सुरेश नागेश्वर ने बताया कि वे जल्दबाजी में हेलमेट पहनना भूल गए। उन्हें बड़ी ही आसानी से पेट्रोल पंप में पेट्रोल प्राप्त हो गया, लेकिन जिला प्रशासन का यह आदेश तो निश्चित ही सही है। वे जब भी घर से निकलेंगे तो अब हेलमेट पहनकर ही निकलेंगे। श्री नागेश्वर ने बताया कि प्रशासन का यह आदेश हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ऐसे में हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। सर ऐसा तो मेरे को थोड़ा पता चला था, तो ये अच्छी बात है कि हेलमेट पहनकर ही घर से निकलना चाहिए और हमेशा हेलमेट पहनकर ही रहना चाहिए कहीं भी अगर सफ़र कर रहे हो गाड़ी में। तो आज आपने हेलमेट नहीं पहना? तो कारण ये हुआ कि लोकल में जा रहा था मैं घर से थोड़ा ऑफिस तक, तो थोड़ा जल्दी के कारण घर में हेलमेट रह गया और मैं अभी थोड़ा जल्दी चले जाऊँगा घर। अच्छा, आपका पेट्रोल प्राप्त हुआ? पेट्रोल तो अभी दे दिए मुझे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगली बार हेलमेट पहन करके आओगे तो ही पेट्रोल देंगे। वहीं नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी वार्ड नंबर 6 निवासी राकेश बुद्रानी ने पद्मेश 24/7 को बताया कि आगामी समय में दीपावली पर्व है, ऐसे में उनके निवास में साफ सफाई चल रही है, जिनकी वजह से उनका हेलमेट घर में कहाँ रखा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें इस आदेश की जानकारी आपके माध्यम से लगी है। आगामी समय में वे पेट्रोल भरवाने सहित अन्यत्र स्थान पर जाने के दौरान जरूर हेलमेट का उपयोग करेंगे ताकि वे सुरक्षित सफर कर सके। उन्होंने बताया कि अधिकांश दुर्घटना बगैर हेलमेट पहनकर सफर करने वाले लोगों के साथ होती है, ऐसे में जनता से भी अपील करते हैं कि कभी भी घर से मोटरसाइकिल पर निकले तो हेलमेट पहनकर ही निकले। बुधानी भैया ये बताएं कि आपने बगैर हेलमेट के आ गए आप पेट्रोल डलवाने? बस इसलिए निकल पाया कि घर में साफ सफाई चल रही है। मेरे को लोकल में थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं निकला था और मैंने ज़रूरत नहीं समझा और मुझे मालूम नहीं था। ये जानकारी आज ही पता चली कि सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो ऐसा कुछ है जानकारी, तो अब मेरे को उसका पालन करना है। पेट्रोल डालने वाले भैया लोगों के साथ द्वारा कुछ बताया गया क्या आपको? नहीं, उन्होंने भी नहीं जानकारी दी। अब मुझे आज आप लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही है, तो अब मैं अगले आदेश का पालन करूँ। जब इस मामले में वाराणसी थाना में तैनात उप निरीक्षक राधेश्याम दांगी ने दूरभाष पर चर्चा में बताया कि उन्हें जिला स्तर से हेलमेट संबंधी जो आदेश प्राप्त हुए हैं उसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हमारे पुलिस बल के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश पर 12 अक्टूबर को लालबरा रोड बालाघाट पर रामपाली मार्ग पर बगैर हेलमेट वाहन चला रहे लोगों को चालान काटकर करीब 4,250 रुपये की राशि वसूल की गई। साथ ही कुछ मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट क्यों जरूरी है इसकी समझाइश भी दी गई। पुलिस विभाग के द्वारा यह मुहिम निरंतर जारी रखी जाएगी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला किरणापुर में कंप्यूटर अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग देने के बाद एक युवती अपने घर आकर उन्होंने फांसी लगा ली, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतिका कुमारी शिप्रा पिता साहेब सिंह मड़ा 28 वर्ष वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने इस युवती की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस युवती ने किस वजह से फांसी लगाई अभी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस युवती ने सिकल सेल की बीमारी से परेशान होकर यह कदम उठाया होगा। मर्ग जांच कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिप्रा के माता पिता मूल रूप से टिंगीपुर मलाजखंड के रहने वाले हैं, जो बालाघाट के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी ITI के पास करीब 15 से 20 वर्षों से किराए से रह रहे। बताया गया कि शिप्रा 2 बहन 3 भाई हैं, जिनके पिता साहेब सिंह मड़ावी 1 वर्ष पहले ही सहकारी बैंक मंडला से प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। शिप्रा के 2 भाई दिल्ली और भोपाल में जॉब करते हैं। बूढ़ी वार्ड नंबर 13 में शिप्रा अपने माता पिता, बहन श्रद्धा और भाई मयंक के साथ रहती है। शिप्रा को 12 वर्ष पहले से सिकल सेल की बीमारी थी, जिसका इलाज लगातार किया जा रहा था। शिप्रा का शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय किरणापुर में कंप्यूटर अतिथि शिक्षक के पद पर चयन हुआ था। 12 अक्टूबर को उसने अपने भाई मयंक के साथ किरणापुर आ जाकर ज्वाइनिंग दी थी और दोनों भाई बहन अपने घर आ गए थे। रात्रि में शिप्रा ने परिवार के साथ खाना खाया और सो गई थी। रात्रि 2 बजे छोटी बहन श्रद्धा बाथरूम जाने निकली, तब उसने शिप्रा को पंखे में रस्सी पर लटके हुए देखा और परिवार वालों को यह बात बताई। रस्सी काटकर शिप्रा को नीचे उतारते हुए उसे तुरंत ही जिला अस्पताल लाया गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 13 अक्टूबर को जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक नवल किशोर सोनेकर और आरक्षक मुकेश मानेसर ने मृतिका शिप्रा की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली भिजवा दी गई। अभी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शिप्रा ने किस वजह से फांसी लगाई है, किंतु उसके द्वारा सिकल सेल की बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे जांच कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है।
पुलिस मुख्यालय से हेलमेट की अनिवार्यता के निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन के द्वारा हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। हेलमेट चेकिंग की कार्रवाई कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंपों में हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है, जो वाहन चालक के लिए परेशानी का सबब बन गया। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पेट्रोल पंपों में आने वाले अधिकांश वाहन चालक बिना हेलमेट के होते हैं। उन्हें बिना पेट्रोल लिए निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलने से हाहाकार मच गया। हजारों लोगों को पेट्रोल के लिए हेलमेट तलाशते हुए देखा जा रहा है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पेट्रोल पंपों में आने वाले अधिकांश वाहन चालक बिना हेलमेट के होते हैं। उन्हें बिना पेट्रोल लिए निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलने से हाहाकार मच गया और हजारों लोगों को पेट्रोल के लिए हेलमेट तलाशते हुए देखा जा रहा है। हेलमेट अनिवार्यता के आदेश आए तो कुछ दिन पूर्व से है, लेकिन बुधवार को कलेक्टर के द्वारा पेट्रोल पंपों के लिए आदेश जारी करते हुए बुधवार की शाम से इसका कड़ाई से पालन करने पेट्रोल पंप पर भी शुरू कर दिया गया है। चाहे आम आदमी हो या रसूखदार, किसी को भी बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। बताइए कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दे रहे, कब से आदेश जारी हुआ? और ये कल से आदेश जारी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, रात्रि में भी काफ़ी लोग परेशान हुए थे इसको लेकर। अगर हेलमेट के अलावा ही नहीं है पेट्रोल देना। अच्छा, इसमें क्या कमी आई है पेट्रोल में खपत में, या फिर लगा रहे हैं सभी? पेट्रोल यानी हेलमेट वाले को ही पेट्रोल दिया जाएगा। पेट्रोल पंपों में यह भी देखने को मिल रहा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पेट्रोल की अत्यंत आवश्यकता होती है और उन्हें लंबे समय तक किसी हेलमेट वाले का इंतजार करना पड़ता है। समय तो खराब होता ही है, साथ ही वाहन चालकों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान भी होना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप वालों का कहना है कि आप किसी का भी हेलमेट पहन लो, लेकिन वाहन चालक के पास हेलमेट मिलना चाहिए। इसलिए हेलमेट का आदान प्रदान कर पेट्रोल लिया जा रहा है। बुधवार की रात्रि में बस स्टैंड के अंदर पेट्रोल पंप में एक ही हेलमेट से 2 से 3 दर्जन वाहन चालकों को पेट्रोल भराते हुए देखा गया। गुरुवार की सुबह से पेट्रोल पंपों में पेट्रोल भरवाने वालों की लाइन लग गई। इस दौरान कई लोगों को पेट्रोल के लिए परेशान होकर वापस लौटते हुए देखा गया। अच्छा, यहाँ क्यों आए थे? पेट्रोल लेने सर पेट्रोल दे रहे कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। क्या बोलते हैं? हेलमेट लगा के आइए बोल रहे हैं। तो हेलमेट लगा के आने सर हमको जानकारी नहीं थी, कल से ला लेंगे। अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप में आए थे, पेट्रोल मिला कि नहीं मिला? नहीं क्या बोलते हैं? नहीं देते बिगर हेलमेट। अब कैसे करेंगे? आप वापस जाएंगे, हेलमेट का चीज लेंगे, वहीं लेंगे। नहीं तो हेलमेट ज़रूरी है क्या? बहुत जरूरी। फिर भी जैसे अगर कोई दिक्कत में रहे तो उस समय अगर यही परेशानी आ गई तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। पेट्रोल पंप के साथ ही अब शासकीय कार्यालयों में भी प्रवेश के लिए हेलमेट होना अनिवार्य हो गया। गुरुवार की दोपहर में कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर हेलमेट चेकिंग लगाई गई और बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों के चालान काटे गए। कार्रवाई के दौरान यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव ने बताया कि वरिष्ठ स्तर से निर्देश मिलते ही हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोग जागरूक हो और हेलमेट पहने। लोगों में भ्रांति आ रही है कि पुलिसकर्मियों के चालान नहीं काटे जा रहे, जबकि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके माध्यम से देखकर चालान काटे जाते हैं। कल ही भरवेली थाने में आधा दर्जन शासकीय कर्मचारियों के चालान काटे गए और समन शुल्क वसूला गया। बिरसा थाना के अंतर्गत रमगढ़ी समीप खर्राधार बंजर नदी में बरामद की गई महिला की लाश की शिनाख्त रामेश्वरी पति राजेश बोपचे 32 वर्ष ग्राम कोका थाना बैयर निवासी के नाम से की गई, जो 9 अक्टूबर की शाम से गायब थी। इस महिला की गला घोंटकर हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामेश्वरी का मायका ग्राम डोंगरिया मंडई थाना बिरसा का है। बताया गया कि रामेश्वरी का पति राजेश बोपचे के साथ घरेलू विवाद चल रहा था, जिससे दोनों की अनबन हो गई थी और वे अलग अलग रहते थे। 9 अक्टूबर के कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच समझौता हुआ था और दोनों साथ रहने लगे थे। 9 अक्टूबर की शाम को रामेश्वरी ने अपनी मां को फोन करके बताया कि वे लोग रामपुर सिवनी छत्तीसगढ़ नाचा देखने आ रहे थे। उसके बाद से रामेश्वरी लापता हो गई थी और वह घर में भी नहीं थी और रिश्तेदारी में भी नहीं गई थी। 12 अक्टूबर को दोपहर में खर्राधार बंजर नदी में एक महिला की लाश देखी गई। लाश पानी में रहने से काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिसकी पहचान कपड़ों के आधार पर रामेश्वरी पति राजेश बोपचे 32 वर्ष ग्राम कोका निवासी के नाम से उसके माँ और बहन ने की थी। 13 अक्टूबर को बिरसा के अस्पताल में रामेश्वरी की लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। रामेश्वरी की गला घोंटकर हत्या किए जाने की संभावना प्रबल है, किंतु रामेश्वरी की मौत का सही कारण जानने के लिए विसरा जब्त किया गया है, जिसे जांच हेतु FSL जबलपुर भेजा जाएगा। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। ग्राम पंचायत चंगेरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुर्सीपार स्थित आंगनबाड़ी सीमा में किए गए अवैध अतिक्रमण और पक्का निर्माण को हटाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया।
जिन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति पर आंगनवाड़ी की सीमा भूमि में अतिक्रमण कर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने और तहसीलदार पटवारी के द्वारा दिए गए अतिक्रमण हटाने के निर्देश का पालन न किए जाने का आरोप लगाया है। जिन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति पर आंगनवाड़ी की सीमा भूमि में अतिक्रमण कर अवैध रूप से पक्का निर्माण करे और तहसीलदार पटवारी के द्वारा दिए गए अतिक्रमण हटाने के निर्देश का पालन न किए जाने का आरोप लगाया। जिन्होंने आंगनवाड़ी की सीमा भूमि पर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने के चलते आंगनवाड़ी की बाउंड्री वॉल का निर्माण न होने की बात कहते हुए उक्त भूमि से तत्काल ही अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की। जिन्होंने अपनी इसी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपते हुए उनकी इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की गुहार लगाई। समस्या ऐसा है, इसी आदमी ने आंगनवाड़ी के जगह में मकान बना दिया है। एक ही व्यक्ति ने? हाँ, एक ही। तो क्या चाहते हैं आप लोग उसमें? इसको हटवाना है सर। तो क्या आंगनबाड़ी के लिए जगह अलॉट हो गई थी क्या? हाँ, कंपाउंड इतना आंगनबाड़ी। अच्छा, कब कब्जा किया उसने? अभी पिछले साल बारिश में। अच्छा, तो पक्का मकान बना लिया है? हाँ, पक्का मकान। तो सरपंच सचिव को बताया नहीं क्या आपने? बताया सर। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई की है, तहसीलदार मैडम के पास गए थे, वो आए थे चेक पे, उनको बोले कि तुड़वाने के लिए बोल दिए थे। फिर उन्हें तोड़े नहीं, थोड़ा सा कम से कम उन्हें 1.5-2 फीट तोड़ा है बस। उसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया। मध्याह्न भोजन और पूरक पोषण आहार योजना के तहत स्कूलों के मध्याह्न भोजन व पोषण आहार देने का काम कर रही महिलाओं को 4 माह से मानदेय की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते समूह की महिलाओं को आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं महिलाएं लंबे समय से अल्प मानदेय पर कार्य कर रही है। महंगाई के इस दौर में समय पर मानदेय न मिलने और काफ़ी कम मानदेय होने से नाराज इन महिलाओं ने संगठन के माध्यम से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का ऐलान किया। महंगाई के इस दौर में काफ़ी कम मानदेय मिलने और 4 माह से मानदेय की राशि का भुगतान न होने के चलते मिड डे मील वर्कर संगठन ने गुरुवार को जयस्तंभ चौक स्थित बौद्ध विहार में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की रणनीति बनाई। जिन्होंने 17 अक्टूबर को जिला पंचायत के सामने हड़ताल कर नगर में एक रैली के माध्यम से मानदेय सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने और 17 अक्टूबर के दिन तक मांग पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए जाने की चेतावनी दी, जहां संगठन ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वे कार्य पर वापस नहीं आएगी और उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी। सर, 4 माह से मानदेय न मिलने के कारण ही हम लोगों ने आज रणनीति बनाया है कि हड़ताल हम कैसे करेंगे। क्या हुआ कि अभी मध्याह्न भोजन और पूरक पोषण आहार की राशि हमको काफ़ी दिनों से नहीं मिल रही है, लगभग 4 महीने हो चुके हैं और इस बीच में हमको राशि न मिलने की वजह से और ये जब इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि महंगाई को देखते हुए तेल, दाल, सब्जी, ये सारी चीज़ों से हमको जूझना पड़ रहा है। शासन भी जानता है कि इतनी महंगाई में हम लोग इनको चलाएं कैसे। 6 रुपये हमको दिया जाता है पर बच्चे पे, जबकि हमारी मांगे है कि इसको 15 से 20 किया जाए। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गड़दा में करीब 30 वर्ष पूर्व बनाया गया पुल पिछले 1-1.5 माह से टूटा पड़ा हुआ है, जिसके चलते स्थानीय रहवासियों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत गड़दा और हट्टा रोड को जोड़ने वाले इस पुल को करीब 30 वर्ष पूर्व 5 लाख रुपए की लागत से पूर्व मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कावरे के द्वारा बनवाया गया था, जहां पिछली बार बाढ़ आ जाने के कारण पुल टूट गया, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों से 3-4 गांव के लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ग्राम पंचायत के द्वारा मलबा डालकर पुलिया से आवागमन करने की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन यह व्यवस्था भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डाला गया मलबा भी पानी के तेज धार में बह गया, जिसके चलते जहां पिछले 15 दिनों से विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों सहित अन्य गाँवों के लोगों को 3 से 4 किलोमीटर दूर पारस पानी होते हुए आवागमन करना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय जनों ने उक्त टूटे हुए पुल के स्थान पर पिलर वाला उच्च स्तरीय पुल निर्माण कराने की मांग की। नहीं हो रही इसमें पुल टूटने में बच्चों की स्कूल के जाने का बहुत परेशानी। अभी तो एक बार टूटा, फिर पुनः दोबारा पानी आया, फिर टूटा है, दोबारा टूट गया। अच्छा, क्या लग रहा है क्यों टूट रहा है बार बार? ये इधर से कट जाने के कारण बाढ़ ज़्यादा होती है, पुल छोटा है, मैंने पहले रफ्ता पुलिया के हिसाब से बना था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? यहाँ बढ़िया पहिया वाला पुल होना था, बढ़िया ऊंचा वाला, हर समय परेशानी से दूर हो जाता। क्या नाम? ये तो सर हो गया 1 से 1.25 माह हो गया। जी हाँ, किस वजह से? ये सर बाढ़ की वजह से।
बाढ़ ज़्यादा होने के कारण। अच्छा, बताया जा रहा है कि लगातार 2 बार ऐसी टूट चुका है। हाँ सर, हमारे सरपंच महोदय ने बहुत प्रयास किए, इसमें मलबा भी डलवाया अभी, लेकिन वो भी मलबा बाढ़ के कारण बह गया। परेशानी बहुत जारी है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी का धोखा भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, गिरती भी है यहाँ। अभी कहाँ से आना जाना करते हैं? अभी तो सर परस्पनी से आना जाना हो रहा है। लंबा पड़ता है फिर? हाँ, लंबा पड़ता है। कितना दूर का फेरा पड़ता है? वो सर 4-5 किलोमीटर का पड़ता है। 4-5। अच्छा, ये बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ सर नया पुल चाहिए, बड़ा पुल चाहिए। ये पुल पुराना हो चुका है, इसकी मरम्मत जो है करने पे ये कोई सक्सेस नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत गड़दा सरपंच भोजलाल गहगह ने बताया कि उक्त पुल निर्माण के लिए उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, मंत्री कावरे सहित जिला व जनपद पंचायत के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को लिखित में आवेदन दिया, बावजूद उसके भी कि अब तक उक्त निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। ये पुल करीबन एक आध माह हो गया, बाढ़ के कारण ये पुल टूटा था। तो पहले भी कब बना था ये? ये तो लिखराम कावरे सर भी, लिखराम कावरे हमारे मंत्री जी थे, उस टाइम एक पुल बना था और कम से कम 30 साल हो गए। क्या परेशानी आ रही थी इसमें? अब इसमें तो आने जाने की परेशानी आती है हमको। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जा नहीं पा रहे हैं। आज 15-15 दिन लड़के लोग स्कूल नहीं जा पाए बाढ़ के कारण। दूसरी बार टूटा है ये पुल। तो आपने अधिकारियों को अवगत नहीं कराया क्या? हाँ, मैंने तो मंत्री जी को भी बोला हूँ, लेटर पैड पे लिखा हूँ। हमारे अशोक जी सहसवार जी, सम्राट सहसवार जी भी आए थे, उनको भी अवगत करवाए हूँ, कर्मचारी को अवगत करवाए हूँ पूरे। उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दे रहे इस पे। अब क्या कार्रवाई हुई है तो अब हमारे क्या मांग करते हैं आप? पुल नया बनना चाहिए और डामर रोड बनना चाहिए। अच्छा, कितनी की लागत से बना था ये तो 5 लाख था। 5 लाख के लागत से पुल बना था पहले बार। मंडला से जबलपुर सीधी ट्रेन सेवा गुरुवार से प्रारंभ हो गई। वहीं लंबे समय से गोंदिया से जबलपुर रेलवे ट्रैक का कार्य पूर्ण होने एवं जिलेवासी जनता के द्वारा लगातार मांग किए जाने के बावजूद भी इस रूट के लिए सीधी रेल सेवा की सुविधा नहीं मिल पा रही। आपको बताया कि गोंदिया से जबलपुर रेल मार्ग पर सुबह के समय पैसेंजर ट्रेन चलती है। यह ट्रेन सिर्फ नैनपुर तक ही जाती है और वहां यात्रियों को जबलपुर की ट्रेन के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस समस्या के निराकरण के लिए जिले वासियों के द्वारा कई बार शासन व रेल विभाग को ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई, लेकिन यह मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। उस समस्या के निराकरण के लिए जिले वासियों के द्वारा कई बार शासन, प्रशासन व रेल विभाग को ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई, लेकिन यह मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। यात्रियों का कहना है कि जिले की जनता के द्वारा कई वर्षों तक रेलवे ट्रैक बनने का इंतजार किया गया। ब्रॉडगेज का कार्य पूर्ण हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, ट्रेनें भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुप्रतीक्षित मांग गोंदिया से जबलपुर के बीच सीधी रेल सेवा प्रारंभ किए जाने की सुविधा आज तक प्रदान नहीं की गई। यह काम जनप्रतिनिधियों का होता है, सांसद के द्वारा इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। सीधी ट्रेन नहीं चलने से यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। विशेष रूप से नैनपुर में यात्रियों को जबलपुर जाने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन काफ़ी लेट है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, नैनपुर से जबलपुर जोड़ा जाए उसको, ताकि यात्रियों को सुविधा हो जाए और जो परेशानियाँ हो रही है वो परेशानी ख़त्म हो। अभी ट्रेन चल रही है कि नहीं? अभी ट्रेन नहीं चल रही है। निकले थे अभी हमें बालाघाट से नैनपुर जाना था। अच्छा, कब से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन? तो 12 बजे से। 12 बजे। कब ट्रेन है? ट्रेन अब 6:30 बजे। ये सीधा नैनपुर तक ही है कि उसके आगे भी है? नहीं, आगे है ना, जबलपुर तक जाएगी। अच्छा, ये बताइए, जो जिस ट्रेन नैनपुर तक आप जा रहे हैं, क्या वहाँ पे सीधी रेल मिल जाएगी आपको जबलपुर तक? नैनपुर से नहीं मिलेगी ना, कनेक्टिविटी नहीं है, कोई गाड़ी की कनेक्टिविटी सही नहीं है। इंतजार करना पड़ता है? नहीं है कनेक्टिविटी। वहाँ इंतजार करना पड़ता है क्या? इधर कर रहा उधर नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, क्या चीज़ होना चाहिए? सीधी रेल सेवा? जैसे मेमो आई, मेमो की कनेक्टिविटी होना चाहिए, नैनपुर तक होना चाहिए, जबलपुर तक होना चाहिए। वो कनेक्टिविटी है नहीं। सुबह 7 बजे निकलती है इधर से जबलपुर के लिए, वो कोई मायने नहीं रखती है। कोई बाहर से आने वाला उसको अटेंड नहीं कर पाता। मतलब सीधी रेल सेवा चालू होना चाहिए जबलपुर का? सीधी रेल सेवा जबलपुर को टच करना चाहिए, जैसे नागपुर को टच कर रही ऐसे जबलपुर के लिए भी टच करना चाहिए। नहीं तो आगे तक चलना, जबलपुर तक चलना चाहिए ना यहाँ से ट्रेन, है ना, जबलपुर तक चलना चाहिए ट्रेन। सांसद महोदय जी को इसका वो करना चाहिए है।
जैसे देखा जा रहा है कि जैसे अगर बस से भी जा रहे हैं तो काफ़ी अत्यधिक भार पड़ जाता है। भार पड़ रहा है, फिर बसों की टिकट भी बहुत है ना। और ट्रेन से क्या है, बढ़िया सुविधा है, डायरेक्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सांसद महोदय को और जो जनप्रतिनिधि लोग हैं तो इस समस्या का हल करना चाहिए। बालाघाट से डायरेक्ट जबलपुर तो नैनपुर तक जा रहा है। नैनपुर में भी काफ़ी इंतजार करना और नैनपुर में भी 1-1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा, सही समय पे नहीं आ रही गाड़ी। यहाँ के भी है, इससे क्या है, सांसद महोदय जी को प्रयास करना चाहिए। वहीं इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसे ने बताया कि गोंदिया से जबलपुर के बीच सीधी रेल सेवा प्रारंभ किए जाने की मांग हमारी जानकारी में है। हमारे द्वारा इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो भी टेक्निकल समस्या आ रही थी उसे ठीक करने के लिए कहा गया है। आगामी 4 से 6 दिन में नया शेड्यूल आएगा। 17 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि इस रूट पर कौन सी ट्रेनें चल रही है। कैरनापुर पुलिस थाने में डबल मनी करने का अपराध दर्ज होने के बाद अब बालाघाट कोतवाली में भी डबल मनी करने का अपराध दर्ज किया गया। यह अपराध अमित दासरे 35 वर्ष ग्राम कोसमी निवासी के द्वारा की गई शिकायत पर मुकेश पिता नीलकंठ मेश्राम सरस्वती नगर बालाघाट निवासी के विरुद्ध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। मुकेश मेश्राम डबल मनी के मुख्य आरोपी हेमराज अमाडरे का एजेंट बताया गया है, जिसने अमित दासरे के डबल मनी करने के नाम पर 14,71,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित दासरे कोसमी निवासी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और वे मुकेश मेश्राम को 4 वर्षों से जानते हैं। 8 मई 2022 को मुकेश मेश्राम ने होटल मल्लिकार्जुन में एक भव्य सेमिनार किया था, जिसमें उसने बताया था कि वह शेयर एवं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हैं। मुकेश ने स्कीम बताई थी कि यदि उसके पास 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो वह 2 महीने में 2 लाख रुपए देगा और वह प्रूफ में पूरी जमा राशि की दोगुनी रकम का चेक देगा। अमित दासरे ने मुकेश मेश्राम की बातों में आकर अलग अलग तिथियों में 14,71,000 रुपए मुकेश मेश्राम के खाते में डबल करने की स्कीम के लिए जमा किए थे और मुकेश मेश्राम ने भरोसा दिलाया था कि वह 2 माह में उक्त राशि की दोगुनी रकम देगा और मुकेश मेश्राम ने जमा की गई राशि के एवज में उसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 7,42,000 रुपए का चेक और उसके भाई असीम दासरे के नाम से 22 लाख रुपए का चेक दिया था और उसने बोला था कि उक्त चेक को बैंक में मत लगाना, बल्कि 2 महीने बाद चेक लेकर मेरे पास आना और अपनी दुगनी राशि लेकर चले जाना। मेच्योरिटी होने के बाद जब अमित दासरे अपनी दुगनी राशि लेने के लिए जब मुकेश मेश्राम के पास गया, तब वहाँ पैसे वापस करने में आनाकानी करने लगा। सितंबर 2022 में जब अमित दासरे मुकेश मेश्राम के पास अपने पैसे मांगने गया तो उसने रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमित दासरे ने मुकेश मेश्राम को कई बार पैसे मांगे किंतु उसने रुपए नहीं दिए। 12 सितंबर 2022 को अमित दासरे ने मुकेश मेश्राम के घर जाकर पैसों की मांग की तो उसने अमित दासरे को गाली गलौज कर दोबारा यहां आने के लिए मना किया। यहां दोबारा आने से जान से मारने की धमकी दे जाकर भगा जाला। इस प्रकार मुकेश मेश्राम ने अमित दासरे को रुपए डबल करने के लालच दिखाकर अलग अलग तिथियों में 14,71,000 रुपए जमा कर लिए और आज तक रुपए वापस नहीं किए। अमित दासरे के अलावा मुकेश मेश्राम ने दिलीप उपनसी ग्राम नेत्रा, सिरपत नकपुरे ग्राम कोसमी निवासी से भी डबल कराने के लिए रुपए जमा कराए। 13 अक्टूबर को अमित दासरे के द्वारा की गई शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मुकेश पिता नीलकंठ मेश्राम सरस्वती नगर बालाघाट निवासी के विरुद्ध धारा 21(1), 21(2), 21(3) अविनियमित जमा योजना प्रतिबंधित अधिनियम 2019 और धारा 420, 406, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बताया गया है कि मुकेश मेश्राम डबल मनी के मुख्य आरोपी हेमराज अमाडारे का एजेंट है। सर्वधर्म नारी शक्ति संगठन से जुड़ी महिलाएं गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर ग्राम मानेगांव में मासूम बच्ची के साथ घटित हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर विरोध प्रकट करते हुए इस मामले में पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। एसपी कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि ग्राम मानेगांव में 4.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, वह बहुत ही शर्मनाक है। इसके पहले एफआईआर तो हुई लेकिन कार्रवाई उस तरीके से नहीं हुई। हमारी मांग है कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई कर सजा होनी चाहिए और पीड़ित बच्ची के उपचार का भी ध्यान रखना चाहिए। बताएंगे आज एसपी ऑफिस पहुंचे, किस विषय को लेकर आना हुआ है? हम आए हैं सर्वधर्म नारी शक्ति संगठन से, जो हम कई वर्षों से काम कर रहे हैं। एक्चुअली में आप लोगों को भी पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक घटना घटी है मानेगांव में, एक 4.5 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया है, जिसके तहत हमको पता चला है कि जो कार्रवाई है, जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा कार्रवाई उतनी कड़ी तरीके से नहीं की जा रही है। जिसके लिए हम चाहते हैं कि जो बच्ची है उसके साथ जो हुआ काम, उसके लिए जो पुलिस प्रशासन है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसके लिए हम आज सर से मुलाकात करने आए हैं।
वहीं इस दौरान मौजूद नारी शक्ति संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष अनुसुईया नगपुरे ने बताया कि भरबेली के मरारी टोला में कारीबाई नाम की महिला के द्वारा गलत तरीके से कार्य करवाए जा रहे हैं तथा गलत धंधे में बहुत सारी महिलाएं लिप्त होती जा रही है। पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई भी की जाती पर अभी भी यह काम बंद नहीं हुआ। वे चाहते हैं कि यह गलत कार्य बंद हो जाए और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए। इस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भरवेली में एक महिला गलत तरीके से वहाँ पर कार्य कर रही है और उसमें बहुत सारी महिलाएं जो लिप्त होते जा रही है, उसमें गलत तरीके से लड़कियों को लिया जा रहा है। तो उस घटना को हम एसपी साहब को अवगत कराने के लिए पहुंचे हैं ताकि वो वहाँ पर जो काम हो रहा है वो महिलाओं के लिए बहुत बेकार काम है और इस तरह का काम अगर होते रहेगा तो इस तरह की घटना को अंजाम मिलते रहेगा। तो हम लोग नारी शक्ति संगठन से यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में इस तरीके का गलत काम हो। कौन से मोहल्ले की घटना है जिसमें आप बता रहे हैं कि यहाँ गलत तरीके से लड़कियाँ आती, उसको लेकर के इसके पहले भी पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है, परंतु वहाँ पर अभी तक ये काम बंद नहीं हुआ। अच्छा, अभी बीते दिन 1 सप्ताह या 15 दिन पहले ही वहाँ कार्रवाई हुई है। मरारी टोला में हो रहा है। हाँ, मरारी टोला की घटना है, उसमें भी 1 सप्ताह पहले कार्रवाई भी हुई थी वहाँ। शकुनबाई उर्फ कारीबाई नाम से वो फेमस है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर वो काम बंद हो और वहाँ पर हमको सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षा हो सके।